गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के सीरीज में मोहम्मद गौरी के इतिहास को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो, तो आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गुरवंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। अफगानिस्तान में जब गजनी वंश का पतन होता है, उसके बाद गौरी कबीले की स्थिति मजबूत होती है और मोहम्मद गौरी इसी कबीले का शासक था। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भारत पर जो तुर्की आक्रमण होता है वो गजनवी का होता है, प्रथम तुर्की आक्रमण। गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भारतीय सीमा क्षेत्र में दाखिल होता है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जानते हैं। यह गौरी कबीले से जुड़ा था और गौरी कबीले अफगानिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था और यह गजनी वंश के अंतर्गत था। लेकिन गजनी के पतन के कुछ वर्षों के बाद 1163 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गौर को अपनी राजधानी बनाता है तथा इस कबीले को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करता है। इसके साथ ही वो अपना साम्राज्य विस्तार शुरुआत करता है। 1173 ईस्वी में गौर क्षेत्र अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को सौंपता है तथा अपना संघर्ष ख्वारिज्म के विरुद्ध शुरू करता है। साथ ही मोहम्मद गौरी को यह आदेश देता है कि तुम भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। इसलिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, गजनवी का आक्रमण होता है भारतीय क्षेत्र पे। कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था और मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन की लूट, जो कि बाद में धर्म प्रचारक और मूर्ति भंजक के रूप में भी यह सामने आता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गौरी भारत में गोमेल दर्रे को पार करके आया था। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। यह है गजनी और यह है गोमेल पास, जिसके द्वारा इन क्षेत्रों में गौरी दाखिल हो पाता है। प्रथम अपना नियंत्रण करता है, अधिकार करता है मुल्तान पे 1175 में। उसके बाद दूसरा आक्रमण करता है गुजरात पे, अनिलवाड़ा पे 1178 में, जहां इसकी बुरी तरीके से पराजय होती है। भारतीय क्षेत्र में यह पहली बार गुजरात में हारता है। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। भारतीय क्षेत्र में पहली पराजय होती है इसकी। और मूलराज द्वितीय की जो राजधानी होती है वो अनिलवाड़ा थी। इस युद्ध का नेतृत्व किया था नायिका देवी ने, जो कि मूलराज द्वितीय की पत्नी थी। इस युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी अपना इरादा बदल लेता है। क्या करता है? वो अब अपना जीतने का जो जितना भी समय था इन क्षेत्रों पे वो अपना वक्त लगाता है। 1179 से लेके 86 ईस्वी तक, 1186 ईस्वी तक वह उच्च, लाहौर, सियालकोट और भटिंडा के क्षेत्र को अपना वक्त देता है। 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पे वो अपना अधिकार कर लेता है। अब देखेंगे इन क्षेत्रों पे अधिकार किसका होता है? पृथ्वीराज चौहान का। यहाँ देखेंगे ये गुजरात है, ये अजमेर, ये दिल्ली, ये भटिंडा और यहाँ पर है कन्नौज। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को भी जानेंगे। ये अजमेर है। अजमेर के पूर्व में शासक कौन होते हैं? सोमेश्वर चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के पिता होते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है और महज 11 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की गद्दी पर बिठाया जाता है। बहुत ही योग्य शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इनकी माता का नाम है कपूरी देवी, जो कि महाराजा अंगपाल की इकलौती पुत्री होती हैं। महाराजा अंगपाल का क्षेत्र कौन सा होता है? वो दिल्ली के राजा होते हैं और इन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को घोषित किया था।
1166 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है महाराजा अंगपाल की, तथा दिल्ली के भी राजा पृथ्वीराज चौहान बनते हैं। अब गौरी यहाँ तक तो पहुँच चुका है, तब तो युद्ध होना तय है इन दोनों के मध्य। अब एक चीज़ देखेंगे, यह है कन्नौज। कन्नौज की एक राजकुमारी होती है, राजकुमारी संयोगिता, और इसके पिता होते हैं जयचंद, जो कि कन्नौज के राजा होते हैं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, कटुता थी दोनों के संबंध में, और पृथ्वीराज चौहान ने इनकी पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया, जिस कारण इन दोनों के मध्य कटुता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। कब? 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में गौरी की बुरी तरीके से पराजय होती है, गौरी पराजित होता है। यहाँ पर देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा कहते हैं। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य भी यह युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान के कुछ अपने ही इनके साथ विश्वासघात करते हैं, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी को होता है और वो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में जीत जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी ने कुल 18 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्रों पर, जिसमें से 17 बार मोहम्मद गौरी की हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी पर दया दिखाते हुए इसकी शक्तियों को नष्ट नहीं किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा इन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। 18वां आक्रमण जो होता है, इनके ही कुछ लोग इनके साथ विश्वासघात करते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद इनकी जो पत्नी होती है संयोगिता, राजकुमारी संयोगिता, जो महारानी थी दिल्ली की, वो लाल किले में जौहर कर लेती हैं, अपना प्राण त्याग कर देती हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1192 ईस्वी में इसका अधिकार हो जाता है अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पे। इन क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वो गजनी चला जाता है। कुतुबुद्दीन को सौंपकर वो गजनी चला जाता है। इसके बाद एक युद्ध और होता है मोहम्मद गौरी का। दिल्ली से अपनी सेना बुलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य। जयचंद की हार होती है और गौरी ने अपना अधिकार कन्नौज पर भी कर लिया। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारतीय क्षेत्रों में सिक्के चलाए थे कुछ। उन सिक्कों में एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तथा दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित था। मोहम्मद गौरी 1194 ईस्वी में इंद्रप्रस्थ में सैन्य की शिविर, भारत में जीते हुए क्षेत्र जो थे उसका प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके एक और गुलाम थे बख्तियार खिलजी को सौंपकर गजनी चला गया। इंद्रप्रस्थ जो कि अभी वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है, इसके दो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को यह सौंपकर गजनी चला जाता है। अब देखो, बख्तियार खिलजी पूर्वी क्षेत्र को देखता है भारत के और यह पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार करना शुरू करता है। अब देखो, साम्राज्य विस्तार के क्रम में यह गुजरात और बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी। इस क्रम में यह काफ़ी बीमार हो जाता है और इसका जो इलाज होता है इनके हकीमों के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। उस वक्त इन्हें एक मशवरा दी जाती है कि उस वक्त का एक विश्वविख्यात केंद्र था, विद्या अध्ययन का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे और यहाँ के एक मशहूर आयुर्वेदाचार्य थे राहुल श्रीभद्र, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। लोगों ने मशवरा दिया कि आप इनसे जाकर मिलो, ये आपका उचित इलाज कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी इस बात पर राजी नहीं होता है। अंततः जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो वह इनकी शरण में जाता है। इन्हें बुलाया जाता है, लेकिन बख्तियार खिलजी इनके मध्य एक शर्त रखता है कि आप जो औषधि दोगे उसे यह बख्तियार खिलजी नहीं खाएंगे, आप बाहरी माध्यम से इनका उपचार करो। तो बाद में राहुल श्रीभद्र वक्त मांगते हैं और एक कुरान लेकर आते हैं और बख्तियार खिलजी को देते हैं कि आप कुरान पढ़ो, आप स्वस्थ हो जाओगे।
बख्तियार खिलजी यही करता है, कुरान को पढ़ता है और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाता है। अब इसे एक बात लगता है कि कुरान तो ये भी पढ़ता था, आखिर इनके द्वारा जो दी गई कुरान है उसमें क्या खासियत है। तो बाद में पता चलता है कि राहुल श्री भद्र ने जो कुरान के जो पन्ने थे उस पर औषधि का लेप कर दिया था, जिसके कारण ये स्वस्थ हो पाया। तब इसे ये बात का रियलाइजेशन होता है कि आप जब अपने धर्म का प्रचार करो, इस्लाम का प्रचार करो, तो दूसरे धर्म को आप तभी समाप्त कर सकते हो जब तक उसका जब नहीं कर सकते हो तब तक समाप्त जब तक उसका विद्या का केंद्र जीवित है। अगर वो कहीं से भी उसका विद्या का केंद्र जीवित है तो कहीं ना कहीं से वो धर्म पनपता रहेगा। इसी क्रम में वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही एक उदंतपुर विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों को ये नष्ट कर देता है। कब? 1199 ईस्वी में। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगवाई थी और यहाँ इतनी पुस्तकें थी जो कि 3 माह तक जलती रही थी। इसके बाद यह तिब्बत अभियान करता है जहाँ 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसे पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में दफनाया जाता है जहाँ इसका यह मकबरा आज भी स्थित है। दूसरी ओर कुतुबुद्दीन ऐबक 1195 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। अनिलवाड़ा कौन सा क्षेत्र था? यह गुजरात का क्षेत्र था जहां मोहम्मद गौरी की प्रथम हार हुई थी। यहाँ वो आक्रमण करता है। यहाँ के शासक होते भीम द्वितीय, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1195 में पराजित किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लगातार अपना संघर्ष जारी रखता है। अंततः 1197 ईस्वी में वो इन क्षेत्रों को जीतने में सफल होता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक भीम द्वितीय जो थे वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अंततः ये क्षेत्र को छोड़कर ये पलायन कर जाते हैं और मोहम्मद गौरी का अधिकार अनिलवाड़ा पे भी हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अनिलवाड़ा पे अपना अधिकार कर लिया। अंत में भीम द्वितीय की भी हत्या कर दी जाती है। इस युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी चला जाता है और लगभग 1 साल वहीं रहता है। यहाँ इसकी मुलाकात इल्तुतमिश से होती है, जो कि एक गुलाम था जिसे दिल्ली बुलाया जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे 1 लाख जीतल में खरीदता है। इल्तुतमिश को किनसे खरीदता है? एक होते तामगाज रूमी, तामगाज रूमी, जो कि इसे इल्तुतमिश को लेकर दिल्ली आता है और इसे ही 1 लाख जीतल देकर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदता है। उसके बाद 1203 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक को पराजित किया और कालिंजर पे अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर देखेंगे गौरी के मृत्यु के बाद, मृत्यु से पूर्व वो अपने साम्राज्य को अपने 3 प्रमुख दासों में विभाजित कर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र सौंप रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली को मुस्लिम साम्राज्य का केंद्र बनाया। दूसरा था ताजुद्दीन इल्दौज, इसे गजनी का क्षेत्र सौंपा। तीसरा था नासरुद्दीन कुबाचा, इसे उच्च और सिंध का क्षेत्र सौंपता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान होता है वो पंजाब में खोखरो जाति के विरुद्ध होता है। यहाँ पे देखेंगे पंजाब में जो खोखरे जाति थी उसके 2 सरदार थे, बक्कन और सरका, जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण लाहौर और गजनी के बीच का संपर्क टूट गया, जिस कारण 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पुनः भारत आना पड़ा और वह दिल्ली से अपनी सेना मंगाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश भी आता है गौरी का साथ देने। यह युद्ध झेलम और चिनाब नदी के बीच लड़ा जाता है। गौरी और खोखरे के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर खोखरे बुरी तरीके से इस युद्ध में पराजित होते हैं और गौरी जो था वो इल्तुतमिश की बहादुरी से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। अब ये ऐबक को आदेश देता है कि तुम इसकी दास्ता को समाप्त करो और एक सम्मानजनक पद पर इसे विराजमान करो। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक होता है और ऐबक का दामाद भी बनता है। इस युद्ध को जीतने के बाद गौरी जो था वो अपने क्षेत्र लौट जाता है, गजनी लौट जाता है, लेकिन मार्ग में वो सिंधु नदी के तट पर विश्राम करता है, दमयक नामक स्थान पर, जहाँ वो शाम की नमाज अदा कर रहा था। 1206 ईस्वी का वक्त था। इसी वक्त मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है अली मर्दान। अली मर्दान के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। फिर इसके 100 को गजनी लाया जाता है, जहाँ
मोहम्मद गौरी का मकबरा बनाया गया। उसके बाद इसके जो दास थे अपने अपने क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा की तथा यहाँ गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि ये गौरी का एक गुलाम था। अब देखो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और ये दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब तक था? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है उत्तर भारत में तुर्की सैनिक अभियान का एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने ही इक्ता प्रथा चलाई थी। यह कुछ दिनों के बाद तक चली थी। उसके बाद गुलाम वंश जब शुरू होता है, गुलाम वंश के तीसरे शासक आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस इक्ता प्रथा को निरंतर चालू रखा था। तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है? भारत में मुस्लिम राज की स्थापना होती है। भारतीय क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के घोड़े और हथियार का प्रचलन बढ़ता है। भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा तथा शक्ति का केंद्र राजा बना। सामंतवाद क्या? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का ह्रास होने लगा तथा शक्ति का केंद्र राजा बना, जिस कारण सामाजिक भेदभाव में कमी आई। विदेशी व्यापार का स्रोत बढ़ा तथा व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। 12वीं शताब्दी के मध्य चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। साथ ही स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगा, यानी भवन निर्माण की जो कला थी, आभूषण निर्माण की जो कला थी, उसमें भी परिवर्तन आया। जो रथ बनाए जाते थे उसके निर्माण में भी परिवर्तन आया। साथ ही वस्त्र निर्माण में भी परिवर्तन आया। तो एक तरीके से एक परिवर्तन का दौर शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है वो शहरी अर्थव्यवस्था का जिससे विस्तार होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, उसका विस्तार होता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट्स था। मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें कवर किया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।